हाय दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है नेक्स्ट वीक हमारा एससीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके लिए हम आज देखेंगे हरियाणा बजट। ठीक है, कौन से ईयर का? 2023-24 का। क्यों 2022 सॉरी 24-25 का अभी आया नहीं है, ये आता फरवरी लास्ट में। ठीक है, तो ये एससीएस के बाद आएगा, तो इसलिए ये 2023-24 का इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले है जीएसटीपी, मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 2023-24 का किस पे? करंट प्राइस पे। ठीक है, कितना है हरियाणा का? 11 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें पिछले साल से ग्रोथ कितनी हुई है? 13%। किस पे? करंट प्राइस पे। ठीक है, करंट प्राइस देखो, जो भी ये जीएसडीपी हो गया, ठीक है, सीपीआई हो गया, ये सब दो चीज़ों पे मापे जाते हैं। एक करंट, ठीक है, एक करंट पे और एक कांस्टेंट पे। ठीक है, जैसे करंट क्या हो गया? करंट हो गया जो अभी चल रहा है, करंट प्राइस आज का, टू डेज। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो बेस ईयर प्राइस होता है। ठीक है, बेस ईयर मतलब जैसे सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या है? 2011-12। ठीक है, तो इसीलिए हम मोस्टली हमारे यहाँ करंट प्राइस पे जीडीपी मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का, एक्सक्लूडिंग डेप्ट। डेप्ट मतलब जो हमने कर्जा लिया है, ठीक है, वो है कितना? 1,48,000 करोड़ समथिंग। ठीक है, और ये पिछले साल से 12% की इसमें रेज हुई है। ठीक है, और इसमें से हमारे दो जो हैं डेप्ट है वो कितना है? 55,000 करोड़। ठीक है, उसके अलावा क्या हमारे रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग ब्रोइंग। ठीक है, अब यहाँ पहले तो आता है डेप्ट रिपेमेंट। ठीक है, मतलब देखो एक्सपेंडिचर में दो खर्चे होते हैं। एक तो जो करंट एक्सपेंडिचर होता है, मतलब पेंशन्स दी या सैलरी दी। ठीक है, और एक होता है डेप्ट रिपेमेंट, मतलब जो तुम्हारा पुराना कर्जा था, ठीक है, उसको तुमने रिपे किया है। तो इसमें एक्सपेंडिचर में ना जो पुराना कर्जा है वो नहीं इंक्लूड किया गया। ठीक है, ऐसे ही एक्सक्लूडिंग बोरोइंग जो रिसिप्ट है, दो तरीकों से आ सकती है। मतलब एक तो जो हमारी रिसिप्ट है जैसे टैक्स से आई है, ठीक है, और दूसरी हमारी रिसिप्ट होती है कौन सी? बोरोइंग से। जैसे हमने किसी से लोन लिया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है, आरबीआई से ले लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लेगी, ठीक है, किसी से भी ले सकती है। ठीक, तो हमारा जो करंट रिसिप्ट है जो हरियाणा गवर्नमेंट की है वो कितनी है? 1,15,000 करोड़, जो पिछले साल से 15% इंक्रीज पे है। ठीक है, ये देखो जो पिछले साल का 2019 से कितने थे? 99,000 करोड़। ठीक है, तो अब जो उससे वो ब्राउइंग है। ठीक है, अब दूसरा रिवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा? जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है? 16,000 करोड़। और मोस्टली ये उसमें नहीं गिना जाता, यानी कि जो वैल्यूज होती है ये होता है परसेंटेज में। ठीक है, कितना परसेंट है? जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये पिछले साल से कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? पिछले साल कितना था? 1.8। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा 2023-24 के लिए? ये है 3% ऑफ जीडीपी। और 2023-22 में कितना था फिस्कल डेफिसिट? ये था 3.33, जो उससे हायर देन दी बजट। जो बजट ने एस्टिमेट लगाया था कितना? 3%। ठीक है, तो ये जो 3% है ये भी एस्टिमेट है। एक्चुअली क्या है, जब इस साल का बजट आएगा, ठीक है, उसमें एक्चुअली वो पता चलेगा कि भाई हाँ कितना वो है, यानी कि एक्चुअल जो पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था या रेवेन्यू डेफिसिट था कितना था, है। ये सब क्या है? ये एस्टिमेट है। जो हम क्या जो बजट पेश करते हैं उसमें एस्टिमेट पेश करते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा तो उसमें जो पिछले साल का आएगा है, एक्चुअल कितना हुआ है वो आता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम थोड़ी सी पॉलिसी हाइलाइट्स देखेंगे, ठीक है, पॉलिसी हाइलाइट्स, ये आ गया गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। मतलब जो परिवार की जो असिस्टेंट दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, कौन से? यदि किसी की डिसेबिलिटी डेथ हो जाए, ठीक है, उस केस में। ठीक है,
कितना है, 1,80,000। और इसमें जो वो यानी कि वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो हरियाणा ने पीपीपी नहीं निकाला है, क्या, परिवार पहचान पत्र, ठीक है, उसी के बेस पे क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर में क्या किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या किया है, एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या, ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब जैसे ग्रीन खाद को बढ़ावा देना, ठीक है। तो उसके लिए जो इन्होंने जो कॉस्ट्स हैं वो एलोकेट किए गए, जैसे गवर्नमेंट विद बियर, ठीक है, 80% ऑफ टोटल कॉस्ट कितना लगेगा उसका, 80% गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उसके लिए ये जो भी स्कीम चलाई गई थी वो किसमें, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ठीक है। क्यों पशुधन उत्थान मिशन के अंदर आता है, क्योंकि देखो एक ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर आती कहाँ से है, ग्रीन मैन्योर मतलब जो एनिमल वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे हमारे गाय भैंस जो भी इनका वेस्ट है उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, ग्रीन मैन्योर। तो इससे क्या एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा और इससे क्या एनिमल हस्बेंड्री भी बूस्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको इसके अंदर डाला गया है, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ठीक है। अब आता है थर्ड, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो हमारे जो अनकन्वेंशनल सोर्स हैं, ठीक है, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड अदर। एक्चुअली क्या है, हरियाणा में मोस्टली क्या है, सोलर, क्योंकि विंड हो गए, जियोथर्मल हो रही, वो हरियाणा में नहीं है। क्योंकि ये जो सी विंड एनर्जी होती है मोस्टली कौन सी होती है, कोस्टल एरिया में जहाँ विंड्स ज़्यादा चलती है। जियोथर्मल, जहाँ जियोथर्मल वेंट्स होते हैं, जैसे आपने ताता पानी का नाम सुना है, ताता पानी, वहाँ जियोथर्मल वेंट्स हैं, मतलब ज़मीन से गर्म पानी आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी हरियाणा ने जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, एक होता है ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड, एक होता है ग्रिड कनेक्टेड, ठीक है। ये भी रूफटॉप होता है, रूफटॉप, ये भी रूफटॉप होता है। फर्क दोनों में क्या होता है, जो ऑफ ग्रिड होता है इसमें जैसे हमने घर में पैनल लगाया, सोलर पैनल छत पे, तो वो हमें घर में वो एनर्जी देगा, ठीक है। जो फालतू एनर्जी होती है वो बैटरी में सेव होती है। लेकिन ये ग्रिड, जो ग्रिड होती है, क्या है ग्रिड मतलब जो सेंट्रलाइज पावर स्टेशन होते हैं, जैसे पावर हाउस हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें मीटर्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू जो एनर्जी है वो ग्रिड में जाती है, ठीक है। जैसे फालतू एनर्जी होगी वो ग्रिड में जाती है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को एक फ़ायदा हो जाता है, क्या, कि भाई जैसे वो एनर्जी उसमें जाएगी ग्रिड में, तो जो भी उसकी एनर्जी ग्रिड में जाएगी तो उसको वो क्या होगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ 3-4 रुपये यूनिट होती है बिजली, तो उसको हर एक यूनिट के 3-4 रुपये जो भी है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कर रही है, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत वो बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है। जैसे हरियाणा जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, मैंने बोला ना कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस क्या, जो बेस ईयर पे लेते हैं जैसे, ठीक है। तो हरियाणा कांस्टेंट प्राइस पे क्या है, जीएसडीपी, ठीक है, 7% 1 की उससे ग्रो करेगी, ठीक है। जो नेशनल एस्टिमेट क्या चल रहा है हरियाणा का, कि भाई हरियाणा जो नेशनल एस्टिमेट क्या है 7%, जो हरियाणा है जो नेशनल एस्टिमेट से ऊपर चल रही है, ठीक है। और सेक्टर वाइज ग्रोथ उसमें देखें तो कितना कंट्रीब्यूट करती है। जैसे मैंने बोला कि 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है हरियाणा के जीडीपी पे, कितना, 20%, ठीक है। सेकेंडरी 30%, टर्सरी 51%, ठीक है। और ये हो गया टोटल, एक्चुअली क्या यहाँ 50 होगा, ये गवर्नमेंट की फाइल्स में ही थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि ये टोटल ही 101% है, ठीक है। तो 101% तो हो नहीं सकता, होगा 100% ही, ठीक है।
अब नेक्स्ट पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी मतलब देखो पर कैपिटा जीडीपी कैसे निकालते हैं, जो भी स्टेट की जीडीपी होगी, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, उसे क्या होगा पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा। देखो जो भी स्टेट की जीडीपी होगी उसे हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, वो क्या होगी पर कैपिटा। ठीक है, जैसे हरियाणा की पर कैपिटा कितनी है, 3,04,000 पे, जो हरियाणा के यानी कि जो इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर से कितनी 16% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हरियाणा में, जैसे हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट जो भी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में कितना है 11.7 और नेशनल लेवल पे कितना है 6, यानी कि हरियाणा में आज के टाइम में जो नेशनल लेवल के अनएम्प्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर्स में देखें, अब कांस्टेंट प्राइस मैंने बोला था बेस ईयर क्या ले रहे हैं मतलब, ठीक है, बेस ईयर कितना है ये 11-12। ठीक है, अब जीडीपी देखें हम ग्रोथ, तो मैंने उस टाइम बोला जो हमारे 3 सेक्टर हैं जो से हमारी ग्रोथ चल रही है, ये एग्रीकल्चर का है, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सर्विस, और ये कंबाइंड हो गया। कंबाइंड में ग्रोथ कितनी है हमारी इतनी। ठीक है, और ये जैसे ईयर वाइज चल रही है। ठीक है, देखो अब एग्रीकल्चर देखोगे तो आप नॉर्मली सब में पॉजिटिव है। ठीक है, और यदि आप सर्विस सेक्टर या अदर सेक्टर को देखोगे जीएसडीपी को, तो मोस्टली ग्रोथ नेगेटिव में थी कई साल, सॉरी यदि आप सर्विस सेक्टर और अदर उसको देखोगे तो बीच में जो कोरोना ईयर था मतलब 2021 से ये देखो इसमें नेगेटिव में है, जैसे ये और सब पॉजिटिव में है, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखो उसके बाद फिर 2021-22 सब कितना ज़्यादा बूस्ट किए। ठीक है, क्यों पिछले साल के कंपेयर में अब देखें हम कितना बूस्ट हो रहा है, क्यों पिछले साल सब एक्टिविटी बंद थी, अब फिर नई एक्टिविटी चालू हो गई। ठीक है, अब 2000 अब बजट एस्टिमेट देखेंगे कुछ कि भाई क्या क्या बजट एस्टिमेट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही जो एक्सपेंडिचर था कितना था एस्टिमेट एक्सक्लूडिंग डेप्ट मतलब जो हमने डेप्ट रिपेमेंट किया, जैसे हमने लोन को रिपेमेंट कर दिया 1,48,000 करोड़। ठीक है, जो पिछले साल से रिवाइज एस्टिमेट से 12% ठीक है ज़्यादा है। और जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है प्रपोज टू मीट रिसिप्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग, जो हमारी रिसिप्ट ठीक है कितनी 1,15,000 करोड़, और नेट बनाएं कितनी 26,000 करोड़, और टोटल रिसिप्ट 2023-24 के लिए जो हमें ग्रोथ होनी चाहिए 16% की, जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे ज़्यादा है। ठीक है, और न्यू डेफिसिट कितना है, फिर वही दोबारा बात आ गई जो हम पहले तो ये पढ़ चुके हैं, दोबारा ये क्या है रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 1.5 ऑफ जीडीपी जीएसडीपी। ठीक है, और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है 3%। ये क्या है, ये प्रपोज्ड यानी कि जो एस्टिमेटेड है। ठीक है, और जो हमारा 2000 उसके लिए लगाया जाए 22-23 के लिए लगाया जाए तो ये क्या था 1.8%, और ये कितना था 3.5% नहीं 3.3%। ठीक है, 2022-23 के लिए ये था, ये प्रपोज्ड है। ठीक है, क्योंकि 2022-23 में यदि प्रपोज्ड देखा जाए एस्टिमेट देखा जाए ठीक है इतना होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने जब बजट पेश किया था तो उतना होना चाहिए था, लेकिन क्या है एक्चुअल कंडीशन जो साल खत्म होता है उसके बाद आती है। ठीक है, यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा 2023 अलो फिस्कल डेफिसिट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हर स्टेट 3.5 होनी चाहिए, यानी कि इससे कम होना चाहिए, जिसमें 5%
पावर सेक्टर के रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चालू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, कि भाई आप अपना पावर सेक्टर को वो करें। जैसे पावर सेक्टर में डेफ्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेट 3.3, ठीक है, और ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट 4% की भी लिमिट दी गई है उसी के अंडर आता है, ठीक है। और हम अब जो इसकी की फिगर यदि हम उसको देखें, क्या नाम, गवर्नमेंट के की फिगर्स, भाई कितना रिवेन्यू कितना हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस चार्ट से, ठीक है, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, जैसे एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ठीक है, कितना 2021 में, अब हमारे यहाँ 2023-24 में कितना प्रपोज किया गया है, ये टोटल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था, जो डेप्थ से ये इसमें से डेप्थ कटा दो तो कितना 1,48,000 करोड़ ही बैठेगा, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट का जो परसेंटेज हमारा निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है, 2022-23 के अलावा, तो 10% के हिसाब से बढ़ा है, ये 5% के हिसाब से बढ़ा, ये 22% के हिसाब से 12% सॉरी बढ़ गया। तो टोटल शिफ्ट देखें हम 2023-24 के लिए टोटल शिफ्ट कितनी है, और जो इसमें हमारा ब्रोइंग देखें तो 84,000 करोड़, और जो हमारी नेट रिसिप्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,15,000 करोड़, ठीक है, तो वो कितनी ग्रोथ हुई है, 15.8%। फिजिकल डेफिसिट देखें ऐसे ही, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 33,000 करोड़, ठीक। ऐसे ही हम अदर्स फिगर्स भी देख सकते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट 3% एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, और जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो कितना 1.5, और जो जीएस प्राइमरी डेफिसिट है एक, ठीक है, वो कितना 1.1%, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक देखा, तो अब हम एक्सपेंडिचर के कुछ पार्ट्स को देखेंगे कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि भाई रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हमें जो एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ता है, जैसे कि सैलरीज, जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उन पे हम सैलरीज दे रहे हैं, पेंशन मिल रही है, जो इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट हम ग्रांट दे रहे हैं, जैसे लोकल बॉडीज को, ठीक है, सब्सिडीज दे रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एग्रीकल्चर में सब्सिडीज दे रहे हैं, तो वो पार्ट्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा आउटले, कैपिटल आउटले मतलब जो भी हमारे कैपिटल को बनाने के लिए, यानी कि जो हम जिससे आगे कभी देश में, यानी कि जो स्टेट्स में रिवेन्यू आए या जो भी स्टेट में फैसिलिटी मिले, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, ये होती है कैपिटल डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाए, जैसे रूरल डेवलपमेंट, इरीगेशन, किससे फ़ायदा हो, एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा, उससे एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा, तो एग्रीकल्चर से स्टेट को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू लॉसेस, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर, अब मैंने बताया सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उससे कम जो हमारा कैपिटल आउटले जो हमारे डेवलपमेंट के लिए होगा, उससे स्टेट गिवन, जो स्टेट में वो दिया गया है पैसे किसी को भी उसमें लोन के तौर पे, ठीक है। अब हमारे इसमें आता है कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो हमें देने ही पड़ेंगे, जिसका कोई वो अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव को सैलरी नहीं देंगे तो स्टेट नहीं चलेगी, इंटरेस्ट जो हमने लोन नहीं लिया है उसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे तो भाई वो, यानी कि तो हमें दोबारा कौन लोन देगा, ठीक है। पेंशंस, ठीक है, ये होते हैं कमिटेड, यानी कि लिमिट है, स्टेट पे देना ही पड़ेगा, स्टेट इन पे कोई वो नहीं कर सकती, ऊपर नीचे लिमिट लगा सकती, जैसे अदर कैपिटल आउटले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लिमिट लगा सकते, लेकिन इन पे नहीं। तो इनमें सबसे मेजर पार्ट कौन सा आता है, सैलरीज का, ठीक है, कितने परसेंट, 26% ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट, सबसे मेजर पार्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेमेंट का 19% ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पेंशन का 12% ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। तो आपको सिर्फ ये देखना है कितना आ जाए, 28,000 करोड़ सैलरीज पे, पेंशन पे कितना है 13,000 करोड़, ठीक है, इंटरेस्ट पे कितना है 21,000 करोड़, टोटल हो गया 62,000 करोड़।
ठीक है, ये हमारे कमिटेड एक्सपेंड है सबसे ज़्यादा, सैलरीज पे, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, फिर पेंशन पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे कि भाई हाँ सेक्टर वाइज एक बार देख लेते हैं कि भाई सेक्टर वाइज क्या वो है, कितना मिल रहा है किस सेक्टर को। देखो हमें ये फिगर्स याद नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ कितना, भाई इसको 20,000 करोड़ मिला, इसको 12,000, इसको 8,000। हमें सिर्फ ये देना कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। जैसे एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर को सबसे, उससे कम, फिर हेल्थ को, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे एनर्जी को उससे कम। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट को, एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ देखना कितना पैसा है, कितना हाईएस्ट किसको दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे रिवेन्यू के बारे में कि भाई रिसिप्ट कहाँ से आ रही है। देखो एक्सपेंडिचर हमने देख लिया कि भाई खर्चा कहाँ जा रहा है, तो ये भी तो देखेंगे हम कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं वो पैसे भी तो आने चाहिए, और कितना रिवेन्यू। जैसे देखो रिवेन्यू एक्सपेक्ट कितनी है, 1,09,000 करोड़। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना था, वो भी जो हमारे डेप्ट को छोड़ के एक्सपेंडिचर कितना था, 1,48,000 करोड़। और रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, कितनी है, 1,15,000, सॉरी 1,09,000 करोड़। ठीक है, अब हमारे जो रिवेन्यू आ रहा है सबसे पहले कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जैसे ये देखा गया है रिवेन्यू का सबसे मेजर पार्ट होता है ऑन टैक्स रिवेन्यू स्टेट का। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट सेंटर से आ रहा है। ठीक है, और जैसे डिवोल्यूशन हो रहा है, डिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ देखा है जो 2022 में जो स्टेट का शेयर है सेंटर में, जैसे सेंटर टैक्सेस इकट्ठी करती है, जैसे सेंटर जीएसटी हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जो इनमें जो स्टेट का पार्ट है वो, और उसके बाद जो ग्रांट मिलती है किसको, सेंटर से स्टेट को ग्रांट, भाई किसी चीज़ के रिलेटिंग। ठीक है, उसके बाद स्टेट ओन रिवेन्यूज। अब हम देखेंगे स्टेट, देखो ये तो हो गया ओन रिवेन्यू। ओन रिवेन्यू में भी दो पार्ट आते हैं, ओन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, कितना है 75,000 करोड़, और जो ओन नॉन टैक्स रिवेन्यू है, ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू ये रहा, ओन नॉन टैक्स रिवेन्यू इतना। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं जो स्टेट का ओन टैक्स में कितना पार्टिसिपेट है, किस चीज़ का। ठीक है, किसका ज़्यादा है किसका कम। जैसे हम यहाँ देखें स्टेट का ओन टैक्स रिवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, कितना 75,000 करोड़। उसके बाद स्टेट नॉन ओन टैक्स रिवेन्यू है, उसके बाद स्टेट सेंट्रल टैक्स, स्टेट ग्रांट फॉर्म। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू कौन सा होता है और नॉन टैक्स रिवेन्यू, ओन नॉन टैक्स रिवेन्यू। देखो ऑन टैक्स रिवेन्यू जैसे स्टेट का वैट हो गया, ठीक है, वो टैक्स रिवेन्यू हो गया। नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब फाइन्स। जैसे अब आपने क्या किया, आपने स्टेट में क्या कोई ट्रैफिक चालान काटा आपका, ठीक है, तो उस पर आपको फाइन देना पड़ा, तो वो स्टेट का नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया। अपना है नॉन टैक्स, मतलब टैक्स से नहीं आया, वो फाइन से आया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कितना होता है स्टेट के ओन टैक्स रिवेन्यू, कितना 44%। ठीक है, उसके बाद स्टेट का नॉन ओन टैक्स रिवेन्यू। अब हम देखेंगे ओन टैक्स रिवेन्यू के बारे में कि भाई स्टेट के ओन टैक्स रिवेन्यू में सबसे मेजर पार्ट किसका चल रहा है। यदि हम ओन टैक्स रिवेन्यू के बाद देखें तो मैंने अभी बोला जीएसटी, तो जीएसटी में 3 होती है। ठीक है तो ऑल इंडिया टैक्स, ठीक है, उसमें एक स्टेट का पार्ट होता है, एक होता है सेंटर का, और एक होता है इंटीग्रेटेड, मतलब आईजीएसटी। ठीक है, अब जब लगता है 9% ये लगता है, 9% ये लगता है, जब लगता है ये 18 इंटर स्टेट का वो मामला हो, ठीक है, तो ये 18 हो गया। अब ये देखो स्टेट का सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से आता है, डीएसटी के, उससे कम सेल्स एंड टैक्स है, ठीक है, उससे कम
स्टैम्प ड्यूटी से, उससे कम स्टेट एक्साइज से, ठीक है। हमें सबसे ये याद रखना है, सिर्फ सबसे ज़्यादा जो स्टेट के ओन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट आता है कहाँ, स्टेट जीएसटी से, उससे कम सेल टैक्स से, ठीक है। तो अब ये हमारा जो स्टेट का रिवेन्यू हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्टेट के डेफिसिट, बजट एंड जो एफआरबीएम एक्ट के टारगेट्स हैं, ठीक है। अब ये हम बजट के उसमें रेवेन्यू डेफिसिट तो देख ही चुके हैं कि स्टेट का रेवेन्यू कितना है, डेफिसिट कितना है, ठीक है। ये देखो, ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ 16,900 करोड़ है। यहाँ हम याद करेंगे क्या, कितना है, 1 पॉइंट रेवेन्यू डेफिसिट जीएसडीपी, पिछला कितना था 1.8%, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट कितना है 3%, जो एस्टिमेटेड है जीएसडीपी, और पिछला कितना था 3.3%, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग कितनी है जीएसडीपी, ठीक है। ये टोटल है जो स्टेट का वो है। अब इसमें यदि हम देखें, इस फिगर में देखें कि वे स्टेट का जो रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज इंक्रीज इस पे चल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू एज फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, कि भाई कौन कौन से, ये जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग चल रहा है, जैसे 2020-21 में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। अब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट पता ही आपको, मैंने बता दिया, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, यदि इसको देखें, ठीक है, तो ये जो पिछले 4 सालों में कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग पे है, ठीक है। ये यहाँ बढ़ी क्यों थी, ये क्या था 2022 में कोविड का टाइम था। कोविड में जो गवर्नमेंट के खर्चे क्या थे, ज़्यादा हो गए थे, जैसे हेल्थ और एक्सपेंड जो रेवेन्यू था वो कम हो गया था, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, भाई लोन लेना पड़ा, कहीं से डेफ्ट लेना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज देख ली, ठीक है। उसके बाद ये आता है कुछ सेक्टर से, भाई हाँ किन किन सेक्टर पे कितना खर्च हुआ, जैसे हेल्थ पे 6%, एजुकेशन पे 14%, रूरल डेवलपमेंट पे 5%, ठीक है, रोड एंड ब्रिज पे 2.5%, 2.7%, एनर्जी पे 5.7, एग्रीकल्चर पे 5.2%। देखो इसमें ये नहीं याद करना कितने सेक्टर पे कौन सा खर्च हुआ, बस आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस पे है, सबसे ज़्यादा किस पे है, एजुकेशन पे। देखो जरूरत, यदि आप एक यानी कि दिमाग से वैसे ही सोचें कि भाई हाँ सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो सकता है, तो एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बाद हेल्थ आती है, हेल्थ पे, ठीक है। उसके बाद किस पे, हेल्थ के बाद हमारी एनर्जी नीड्स, क्योंकि भाई देखो हर एक सेक्टर को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। बस ये याद होना चाहिए, हाँ सबसे इस पर कितना परसेंट चल रहा है, एक्सपेंडिचर 14% है, इस पे 6%, इस पे 5.7%। बस आपको इतना ही ध्यान रखना किस पे कितना खर्च हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो रहा है। बाकी अब हम थोड़ा सा वो देखेंगे कि भाई हाँ एक ओवरव्यू कि भाई हाँ कौन सा सेक्टर क्या है और कितना वो है, इस बजट का थोड़ा एनालिसिस बस रिवीजन के तौर पे। देखो हम सबसे पहले क्या है, हरियाणा की जीएसडीपी, जीएसडीपी की है कितनी है, 11 लाख करोड़, ग्रोथ कितनी पिछले साल से 7.1% जीपी, किस पे है, करंट पे। जो सेंटर की नेशनल जीडीपी ग्रोथ क्या है 7%, उससे ज़्यादा है, ठीक है। और जो हरियाणा का एक्सपेंडिचर है ये देखा जाए तो एक्सपेंडिचर कितना है 1.48 लाख करोड़, ठीक है। और ये जो हरियाणा की रिसिप्ट कितनी है 1.51 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए हरियाणा के जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 1.5, ठीक है जीएसडीपी, और पिछले साल का कितना था 1.8%। ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट कितना है 3.0%, पिछले साल का इतना 3.3%, ठीक है। ये हमारे थोड़े से वो हो गए। अब एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट किसका आता है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। जो सबसे मेजर पार्ट किसका है, जो हमारी वो होती है यानी कि जो सैलरीज हो गई, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद जो हमारी सब्सिडीज,
ये पेंशंस, ठीक है। ये हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। जो रिवेन्यू का पार्ट क्या है, न्यू रिसिप्ट का पार्ट क्या है, जो स्टेट ऑन टैक्सेस। ऑन टैक्सेस में सबसे पहले क्या आता है, स्टेट जीएसटी, ठीक है। उसके बाद स्टेट वैट एंड एक्साइज जो भी है, ठीक है, ये आ गई। अब उसके बाद स्टेट ऑन टैक्सेस, स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, ऑन नॉन टैक्स रिवेन्यू, फिर सेंट्रल पूल से जो पैसा आया, सेंट्रल पूल से जो पैसा आया, ठीक है, ये रिवेन्यू एक्सपेक्ट है। जो हम यदि सेक्टर वाइज देखें कि भाई एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ और फिर एनर्जी में, ठीक है। ये हो गया हमारे जो बजट के एनालिसिस थे, भाई पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अब आज हमने हरियाणा बजट का जो एनालिसिस देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हरियाणा के रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे।